तो नमस्ते दोस्तों, बिल्किस बन्नो का नाम आपने सुना ही होगा। आजकल ये न्यूज़ चैनलों में बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, जिसके परिवार को गुजरात के दंगों के टाइम 2002 में बहुत बेरहमी से मारा गया और इसके साथ भी कई मल्टीपल टाइम्स रेप हुए और इसकी बच्ची को भी, जो 1.5 साल की थी, उसे भी पत्थर पर पटक पटक के मार दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो इतने बड़े दंगों का रूप ले लिया गुजरात में, और इन दंगों की वजह क्या थी? और उनमें से भी सिर्फ 11 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई और उन्हें भी 14 साल बाद छोड़ दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उसके ऊपर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट पर भी आज तक उस चीज़ को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर उस टाइम पर इन्होंने दंगों को कंट्रोल क्यों नहीं किया और आखिर इतनी बुरी सिचुएशन उस टाइम पर हुई ही क्यों। तो जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। गुजरात में गोधरा में 2002 में चलाई गई साबरमती एक्सप्रेस गोधरा से चल करके लगभग 1 किलोमीटर जब आगे पहुंची, तब एक भयंकर घटना वहां पर हुई। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में आग लगाकर 59 कार सेवकों की हत्या के मामले में तो पहले हम गुजरात दंगों के बारे में बात करते हैं कि आखिर उस दिन इतने ज्यादा दंगे हुए ही क्यों, और उसके बाद हम बिल्किस बन्नो के केस पर भी आएंगे। और दूसरी चीज, इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो पब्लिकली अवेलेबल है और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट्स में दर्ज है, तो मैं कोई भी अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा। तो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो विवाद था उसे 9 से 10 साल हो चले थे 2002 में, और इससे कई तरह के हिंदू और मुस्लिम संगठन जुड़े हुए थे। ऐसे ही एक संगठन था VHP, विश्व हिंदू परिषद, जिसने 22 फरवरी 2002 को एक महायज्ञ कराया 100 दिनों का, जिसमें पूरे देश से कई सारे कर सेवकों को बुलाया गया। कर सेवक यानी जो अपनी इच्छा से सेवा करना चाहते हो। और ऐसे ही अहमदाबाद, अयोध्या, गुजरात में से कर सेवकों को बुलाया गया। और उसके बाद कुछ दिनों बाद ये यज्ञ खत्म हो जाता है 26 फरवरी को, और कर सेवक साबरमती एक्सप्रेस से घर को लौट रहे होते हैं। और इस ट्रेन में 1100 से 1200 लोगों की जगह होती है, पर इसमें से कई लोग खड़े होते हैं, तो मान के चलिए 1700 से 2000 लोग इस ट्रेन में होते हैं। इस ट्रेन को 4 बजे गोधरा पहुंचना था, पर ये ट्रेन लेट हो जाती है और ये गोधरा से पहले एक जगह है दाहोद, वहां पर जाकर रुकती है। वैसे इस दंगे को लेकर कई सारी थ्योरीज बताई जाती हैं, जिसमें से अगर मैं पहली बताऊं तो ये है कि किसी चाय वाले को अंदर घुसने नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से आपस में बहस होती है और उसके बाद वो लड़ाई का रूप ले लेती है और बात आगे बढ़ जाती है। दूसरी थ्योरी ये बताई जाती है कि ये किसी टेररिस्ट का काम है, टेररिस्ट अटैक्स हैं ISIS के द्वारा पाकिस्तान से। और तीसरी थ्योरी ये कही जाती है कि ये स्लीपर सेल्स का काम हो सकता है, जिन्होंने ये सब चीजें करवाई। ये थ्योरीज मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मैक्सिमम इन्हीं पर बात होती है, थ्योरीज तो वैसे और भी बहुत ज्यादा है। तो जब ट्रेन गोधरा पहुंचती है तो मल्टीपल टाइम्स ट्रेन की चेन खींची जाती है। ये मैकेनिकल डिवाइस पे आगे जो स्टेटमेंट दर्ज होती है उसमें बताया गया है। और वहां पर पहुंचते ही पहले से ही 2000 लोग वेट कर रहे होते हैं। इस ट्रेन में जो सबसे ज्यादा कर सेवक मौजूद थे वो ट्रेन के कोच S6 और S5 में थे। तो लोगों ने पत्थरों और डंडों से ट्रेन पर हमला कर दिया होता है, और जो कर सेवक थे वो इन सब से बचने के लिए ट्रेन की खिड़की और दरवाजे जो हैं बंद कर लेते हैं। पर बाद में इस पर आग लगा दी जाती है और 59 लोगों की डेथ हो जाती है, जिसमें से 22 मेल, 27 फीमेल और 10 बच्चे होते हैं। और 4:30 बजे ट्रेन इन जली बॉडीज को लेकर अहमदाबाद पहुंचती है। गोधरा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ये कोशिश करता है कि ऐसा ना हो, पर उनकी एक नहीं मानी जाती। रूल्स तो ये कहते हैं कि जो बॉडीज हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाना चाहिए, या फिर उनके घर वालों को बुला लेना चाहिए ताकि वो अपने जो जान पहचान वाले हैं उनको ले जा सकें। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, और ये जो सारी बॉडीज थी इनको VHP के हवाले कर दिया जाता है। उनका कहना था ये जो लोग हैं ये हमारे यज्ञ से लौट रहे हैं, तो इन पर उनका हक है। फिर इन बॉडीज को वैन में डालकर हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया जाता है खुलेआम, और वहां पर ले जाते समय बहुत ज्यादा नारे लग रहे होते हैं और लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा होता है। इस टाइम पर गुजरात के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या, आखिर ट्रेन में आग लगी कैसे या फिर क्या हुआ, ऐसा कुछ क्लियर नहीं था। पर जब ये बॉडीज थी ये 16 हॉस्पिटल्स में पहुंचाई जाती हैं VHP के द्वारा, और इन बॉडीज को देखकर जो संगठनों के लीडर्स थे, बजरंग दल, RSS, VHP, इन सब के लीडर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हॉस्पिटल्स के आगे भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। पर जो हॉस्पिटल्स के आगे जो PCR वैन्स होती हैं वो कंट्रोल रूम में ये इन्फॉर्मेशन देती हैं शायद सिचुएशन बिगड़ सकती है, जिस तरह से लोग बसों में भर भर के आ रहे हैं, पर उनकी एक नहीं मानी जाती और फिर दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। इन बॉडीज को उसके बाद शमशान घाट ले जाया जाता है जलाने के लिए, और वहां पर भी काफी सारे नारे लगाए जाते हैं, और फिर उसके बाद और ज्यादा दंगे स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब 3 दिन तक दंगे चलते रहते हैं
और इन पूरे दंगों के दौरान 790 मुस्लिम, 294 हिंदू और कई सारे लोग और मारे जाते हैं। ये तो ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियल फिगर तो इससे भी कहीं ज़्यादा है। इसके बाद 2007 में आज तक का जो तहलका का स्टिंग ऑपरेशन है उसकी एक फुटेज ये पब्लिश कर देते हैं, जिसमें 14 वीएचपी और बजरंग दल के जो लीडर्स थे और करंट टाइम का एमएलए ये सब डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने ये सब किया। अगर पीछे चलें तो सेम डे पर एक बहुत बड़ी घटना होती है अहमदाबाद के नरोदा पटाया में। बगल में एक गांव है नरोदा जिसमें मेजोरिटी में मुस्लिम्स मजदूर रहते हैं, और 27 फेब की रात को एक मिस इन्फो फैला दी जाती है कि 3 हिंदू लड़कियों का अपहरण किया गया है। उसके अगले दिन 28 फेब को 5000 लोगों की भीड़ यहाँ पर बदला लेने के लिए पहुंचती है, और इनमें हैरानी की बात यह है कि इन सभी के पास कोई ना कोई हथियार था, और ये हथियार कहाँ से आई ये आज तक एक रहस्य है। कई सारी इन्वेस्टिगेशन हुई पर उसमें भी ये पता नहीं लगा कि आखिर इनके पास इतनी बड़ी तादाद में हथियार आए कहाँ से। इन लोगों की जो भीड़ थी वो सुबह 9 बजे पहुँचती है और खून खराबा करना शुरू करती है। ये लगातार 10 घंटे तक वहाँ पर खून खराबा करते हैं। वहाँ पर औरतों के साथ आप जितना बुरा सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा बुरा हुआ। उसमें से ही एक औरत थी बिल्किस बन्नू, जिसकी आज भी हम बात करेंगे। इसमें 97 लोगों की जान चली गई। ऐसा लग रहा था कि ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया गया है। इसका जो मास्टरमाइंड था बाबू बजरंगी, इसका जो स्टिंग ऑपरेशन था वो तहलका करता है, और इसकी जो एक वीडियो है वो पब्लिक कर देता है। ये वीडियो आज भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, जिसमें ये बता रहा होता है कि कैसे इसने नरोदा पटाया में लोगों को मारा, और इसने ये भी क्लेम किया है कि इसमें इसकी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। यहाँ तक कि वहाँ का जो लोकल पुलिस वाला था, लोकल पुलिस वाले थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की कि यहाँ पर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो आप इनको अलग अलग कर दीजिए। इसको बाद में कोर्ट में उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है, पर इसका जुर्म साबित नहीं हो पाता और इसको मजबूरन छोड़ना पड़ता है। असल में कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हो पाता। सभी ये कहानियाँ चलती हैं कि उसने किया, ये उसने किया, इस तरह के ब्लेम गेम चलती है, और बाद में हर किसी को छोड़ दिया गया सबूतों के अभाव के कारण। जब गवर्नमेंट से इस सारी सिचुएशन को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी कैपेसिटी में सारे कदम उठाए, ये एक्शन का रिएक्शन था और भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमने ऑपोजिशन पार्टी को लेटर भी भेजा कि आप वहाँ से पुलिस फोर्स भेजो, पर उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उस टाइम पर वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। और ये भी कहा कि 27 को ही चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने SIT बैठा दी थी इस सारे कांड को लेकर, और जो 400 गाँव में 6000 हज यात्री वापस लौट रहे थे उनकी पूरी सिक्योरिटी के साथ उनको अपने अपने घरों में पहुँचाया गया। पर अगर इतना सब कुछ किया उसके बाद भी इतनी खराब सिचुएशन आखिर कैसे हो गई, ये आज तक गवर्नमेंट से सवाल किया जाता है। संजीव भट्ट जो कि सीनियर पुलिस ऑफिसर थे गुजरात इंटेलिजेंस ब्यूरो में, इन्होंने कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी कि इनके पास इन्फो आने लग रही थी कि PCR वैन से कि सिचुएशन खराब हो सकती है, और कई सारी कॉल्स भी आने लग रही थी, पर इनके हाथ बंधे हुए थे। और उसके बाद शाम को गवर्नमेंट के द्वारा एक मीटिंग की जाती है जिसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर और सभी को मीटिंग में ये कहा जाता है कि एक एक्शन का रिएक्शन है, इसमें आप सब नहीं कुछ कर सकते, लोगों का गुस्सा है, ये 2-3 दिन में शांत हो जाएगा। 2007 को आउटलुक की मैगजीन की एक रिपोर्ट में हरियान पांड्या जो कि उस टाइम पर गुजरात के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कन्फेस किया कि वो भी उस टाइम पर 27 फेब की मीटिंग में थे और गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटीज उन्हें इन सब के बीच में ना पड़ने को कह रही थी, और आगे चल के किसी अननोन पर्सन ने उनकी जान ले ली। और SIT पर भी काफी सवाल उठते हैं, और इसके इन सब को देखते हुए गुजरात गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई, नानावती कमेटी। इसका जो लीडर था वो था सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज GT नानावती, क्योंकि जब सिख दंगे हुए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें ही अपॉइंट किया था और इनकी उनके साथ बात हुई थी, क्योंकि इन्होंने उस टाइम के जो फॉर्मर PM थे नरसिम्हा राव, उनको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पास बुलाया था। पर जब गुजरात दंगों की बात आई तो इन्होंने बिना कोई जांच के, बिना गवर्नमेंट के किसी आदमी को बुलाए बिना ही सबको क्लीन चिट दे दी। इसके ऊपर भी काफी गवर्नमेंट से सवाल पूछे गए कि ऐसा क्यों। असली दिक्कत तब हो गई जब तहलका मैगजीन का जो स्टिंग ऑपरेशन था उसकी एक नई वीडियो रिलीज हो गई, जिसमें अरविंद पांड्या जो कि काउंसिल थे गुजरात गवर्नमेंट के, उन्होंने ये बोला जितने भी लोग नानावती कमेटी में काम कर रहे हैं वो सभी गवर्नमेंट के खास आदमी हैं, जो भी रिपोर्ट आएगी वो गवर्नमेंट के फेवर में ही आएगी। ये सब चल ही रहा था, तभी नानावती कमेटी ने 1500 पेजेस की 45,000 शपथ पत्र और 1000 गवाहों के साथ अपनी जो रिपोर्ट थी वो कोर्ट में सबमिट कर दी, जिसमें गुजरात गवर्नमेंट, RSS और बजरंग दल के जितने भी एक्टिविस्ट थे इन सबको क्लीन चिट दे दी जाती है। और ये कहा गया कि ये जो ट्रेन का इंसिडेंट हुआ है ये प्री प्लान्ड इवेंट था और ये हुसैन इब्राहिम और नानू मियान के द्वारा किया गया। उस टाइम पर सेंट्रल और स्टेट में BJP की सरकार थी, लेकिन 2 साल बाद सेंट्रल में इस दंगों को लेकर कांग्रेस सरकार जीतती है
और ये अपनी एक अलग से कमेटी बनाती है, उमेश चंद्र कमेटी, गोधरा कांड और ये ट्रेन का जो इंसिडेंट हुआ और दंगों के इन्वेस्टिगेशन के लिए। पर इसको गुजरात गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित करती है। पर इन्होंने कहा कि जो ट्रेन का डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल में आता है, इसको बोलते हुए आगे इन्वेस्टिगेशन चलती रही। साथ में नानावती की कमेटी भी की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो भी चल रही थी। इनको बीजेपी को गलत साबित करने के लिए इतनी काली थी कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट सिर्फ 4 महीने के अंदर ही कोर्ट में सबमिट की, बिना गवाहों के स्टेटमेंट्स को देखे हुए, बिना गवर्नमेंट के अथॉरिटीज को देखे हुए इन्होंने अपनी रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट किया एक पर्टिकुलर पार्टी को खुश करने के लिए। और उसमें यह कहा गया कि जो ये सारा कांड हुआ, जो गोधरा कांड हुआ, ये एक एक्सीडेंट था जो कि कांग्रेस के लीडर पिछले 4 साल से बोल रहे थे। अब जो एक आम आदमी है वो किसका विश्वास करे? नानावती कमेटी का जो कि बोल रहा है कि ये एक प्री प्लान्ड इवेंट था, और उमेश चंद्र कमेटी का जो कि बोल रहा है कि ये एक एक्सीडेंट था। पर जो इंडिया के टॉप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे वो कुछ और कह रहे थे। और इसके बाद जो नेशनल राइट्स कमीशन है वो ये कहती है कि ये जो दोनों कमेटी हैं वो अपने अपने एक स्पेशल पार्टी को खुश करने के लिए ऐसी रिपोर्ट्स बना रही हैं। तो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई जिसका नाम था कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल, और इसमें कई सारी रिटायर्ड जज, ऑफिसर्स, इन सब के द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन की गई। पर इसके बाद जो रिपोर्ट आई वो इन दोनों कमेटीज से एकदम अलग थी। अब मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ लाइन बाय लाइन जो कि उसमें बताया गया। तो जब कर सेवक लौट रहे होते हैं तो बीच में कहीं लखनऊ में कई सारे लोग चढ़ते हैं बिना टिकट के, और ये रास्ते में काफी बार लड़ाई झगड़ा होता है इनका। और आगे जाकर स्टेशन पर ये रुकते हैं, वहां पर आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या देखने के लिए। और उसके बाद ये सारी चीजें हुई आग लगने की जैसे वगैरह जो मैंने पहले बताया आपको। और इसमें जिन लोगों की डेथ हुई है उनमें बताया गया कि वो सारे कर सेवक थे, पर उनमें से जो 5 लोग थे उनकी आइडेंटिफाई की जाता है कि वो कौन लोग थे। और उसमें से एक जो महिला थी वो बताया जाता है कि वो स्टेशन मास्टर की वाइफ थी, उसके टिफिन से पहचान होती है। तो नानावती कमेटी कैसे कह सकती है कि ये सारे जो हैं वो कर सेवक ही थे? और दूसरी चीज, 2000 लोग, उन्होंने कहा कि 2000 लोग पहले से ही खड़े थे। 2000 लोग ये काफी बड़ा नंबर है, अगर हम इसको कवर करें तो काफी एक हिसाब से पूरा स्टेशन कवर हो सकता है। तो अगर बाय चांस 2000 लोगों ने हमला भी करना है ट्रेन पर तो वो पूरी ट्रेन को हमला कर सकते हैं, ना कि सिर्फ S6 और S5 कोच में। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो दोनों कमेटी जो थी वो अपनी अपनी पार्टीज को फेवर कर रही थी। पर इसके बाद 1500 लोगों पर FIR दर्ज होती है और उसमें से सिर्फ 31 लोगों को ही सजा मिलती है, और उन 31 में से भी 11 लोगों को उम्र कैद की सजा दी जाती है, और उन 11 लोगों को 14 साल बाद छोड़ दिया जाता है। और जो पहले जो छोड़े जाते हैं लोग उनको सबूतों के अभाव पर छोड़ दिया जाता है। बदला तो लिया गया धर्म के हिसाब से, हिंदू मुस्लिम के नाम से, और वो भी उन लोगों से जो कि 2.4 किलोमीटर दूर बैठे हैं, जो मजदूर हैं। तो अगर मैं इसमें अपनी राय दूं, पहली बात जो मैं ये मानता हूं कि जो हिंदू मुस्लिम है वो सिर्फ घर की दहलीज के अंदर तक ही रहने चाहिए, कि हमारा जो भी धर्म है, हम जो भी पूजा पाठ करते हैं वो सिर्फ घर की दहलीज के अंदर ही रहें। और जैसे ही हम घर की दहलीज से बाहर जाएं, हम सभी सिर्फ इंसान हैं। मैं सिर्फ ह्यूमैनिटी को ही प्रायोरिटाइज करता हूं। तो जो बिल्किस बन्नो का जो केस है, अगर वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बिल्किस बन्नो के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, और उसके साथ क्या क्या हुआ उसके बारे में भी हम जानेंगे अगली वीडियो में। बाकी इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया वो सभी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, आप नीचे लिंक पे जाके चेक भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।